स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लेकर बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर खूब घमासान मचा हुआ था और यहाँ हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी न जाने कितने केस हिमाचल सरकार इस मसले पर हार चुकी है। अब इसके बाद नया विकल्प सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। ये किस तरह की ऑप्शन रहने वाली है, जानकारी बिल्कुल इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर भी आज तो नई अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था शिक्षकों में कि आखिरकार कब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी फिर से बहाल हो पाएगी। तो एक तरह से अनुमति इसे मिल गई है और प्रक्रिया अगली कब से शुरू की जा रही है, जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 1 लाख नौकरियों के सवाल के जवाब में आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जानकारी ये भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ एक बड़े सवाल उठाए थे। हालांकि इस मसले को लेकर आज सुबह भी खूब हंगामा हुआ, उसके बाद वॉकआउट भी आज फिर किया गया है सदन से। तो आज किस तरह के सवाल लगाए गए थे, किन सवालों पर हंगामा बरपा है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो कि बजट सेशन से संबंधित है। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। अगर ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो लाहौल स्पीति के अधिकतर क्षेत्र इस वक्त बर्फ से ढक गए हैं। मनाली की ऊंची पहाड़ियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और अभी नेहरू कुंड से आगे पर्यटकों के वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि अगर अटल टनल की बात करें तो पिछले 4 दिन से ही बंद है, जब से लेकर बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अभी आज शाम तक मौसम इसी तरह से खराब बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन की गई है। हालांकि बारिश बर्फबारी का ज्यादा असर हमें मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर मैदानी इलाकों में देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस सीजन का ये सबसे भारी हिमपात भी अभी तक का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी स्नोफॉल हुई थी, लेकिन लाहौल स्पीति में, मनाली में जितनी बर्फबारी अभी दर्ज कर ली गई है वो पिछली बर्फबारी के मुकाबले कई ज्यादा है। ये भी बात यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज भी डॉक्टर्स की ओर से स्ट्राइक जारी रही है। पहले ही इन्होंने क्योंकि चेतावनी ये दे दी थी कि अगर एनपीए जल्दी बहाल नहीं होता है तो फिर ये पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे, लेकिन इस बीच मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद भी यहाँ पहुंच रहे हैं मरीज अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब वो अस्पताल पहुंच रहे हैं तो जाकर उन्हें खबर हो रही है कि डॉक्टर तो उन्हें देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पेन डाउन स्ट्राइक पर है। हालांकि पेन डाउन स्ट्राइक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की ही है, लेकिन इस बीच भी देखा जा सकता है 3 से 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत यहाँ मरीजों को करनी पड़ रही है। इमरजेंसी सेवाएं जरूर जारी रखी गई है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जो कुछ एक मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम क्षेत्रीय अस्पतालों की बात भी करें या छोटे बड़े अस्पतालों की भी बात करें तो सभी में ही पेन डाउन स्ट्राइक अभी डॉक्टर्स की ओर से जारी है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इनका जल्दी बहाल कर दिया जाए, इस मांग को लेकर इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक एक बार फिर शुरू की है और सीनियरिटी लिस्ट में इनकी कई तरह की विसंगतियां हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, ये बात भी इनकी ओर से कही जा रही है। आज हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट की ओर से आदेश क्योंकि जारी किए गए थे यहाँ वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर, और ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर आदेश जारी हुए थे ये हिमाचल सरकार के पक्ष में थे और ओबरॉय ग्रुप यहाँ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये जानकारी आज निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब हम ये समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया था, जिसमें कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति को सरकार को सौंपने के लिए कहा गया था, ओबरॉय ग्रुप को, अब ये फैसला यहाँ पर पूरा होकर रहेगा। लगभग ये 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि सरकार को वापस मिलने जा रही है। एक बड़ा फैसला कहना चाहेंगे जो कि हिमाचल सरकार के पक्ष में सामने आया है। देखिए, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी और लगभग 22 सालों के बाद मिलने जा रही है। 22 सालों से इस पर अदालती लड़ाई लड़ी जा रही थी। फिर हाई कोर्ट ने जब यहाँ डिसीजन सुनाया तो ओबरॉय ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बीच कोई राहत उन्हें नहीं मिली और एक तरह से उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 18 नवंबर 2023 को भी वाइल्ड फ्लावर होटल का नियंत्रण अपने कब्जे में ले लिया था। एक तरह से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया था HPTDC की ओर से, लेकिन फिर इस फैसले पर स्टे हाई कोर्ट ने ही लगाया था। कुछ दिन बाद दोबारा सुनवाई हुई और उसमें साफ तौर पर ओबरॉय ग्रुप को ये हिदायत, एक तरह से आदेश यहाँ
हाई कोर्ट ने दे दिया था कि इस प्रॉपर्टी को अब सरकार को ही सौंप दिया जाए। लेकिन जब ये बात रास नहीं आई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, आज विधानसभा में किस तरह का माहौल बना रहा, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, ठीक उससे पहले ही भाजपा विधायकों की ओर से खूब हंगामा बरपा वहां पर, और ये 10 गारंटियों को लेकर इनकी ओर से हंगामा किया गया। ये कुछ एक तख्तियां अपने साथ लेकर वहां पहुंचे थे, पोस्टर्स के साथ आए हुए थे जिसमें 10 गारंटियों का उल्लेख किया गया था। और यहाँ भाजपा विधायकों की ओर से आज एक ही बात कही गई है कि कोई भी गारंटी कांग्रेस सरकार ने अभी तक अपनी पूरी नहीं की है, केवल झूठे वायदे किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो इतना भी कह दिया कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बना है जिसने सदन में इतना ज्यादा झूठ कहा हो, झूठे वायदे किए हों। जो गारंटियां दी गई थी उन्हें पूरा करने पर कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है, नए ऐलान कर दिए गए हैं, इसके लिए बजट कहां से आएगा इस पर कोई जवाब दिया नहीं जा रहा है। और ऐसे में न जाने कितने ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आश्वासन इस सरकार ने दिया था सत्ता में काबिज होने से पहले, और अब एक भी वर्ग की यहां सुनी नहीं जा रही है, वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हालांकि 10 गारंटियों में सबसे बड़ा मसला जो रहा है वो रोजगार को लेकर रहा है। 1 लाख नौकरियां 1 वर्ष में दी जाएंगी और सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां प्रदान होंगी। इस बात को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खूब मीडिया के समक्ष अपनी बयानबाजी की, और उसके बाद सदन में भी देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सबसे पहले यही मसला विपक्ष की ओर से उठाया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसमें एक बात ये स्पष्ट कर दी कि 1 लाख रोजगार जो देने की बात कही गई है वो सभी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी जाएंगी, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे प्राइवेट क्षेत्र में भी, ये कांग्रेस ने कहा था। ये गारंटी इस तरह की थी। चुनावी घोषणा पत्र आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सदन में लाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब ये दे दिया कि चुनावी घोषणा पत्र अलग है और कांग्रेस की गारंटी अलग है, इसे मिक्स ना किया जाए। हालांकि अगर हकीकत की बात करें तो घोषणा पत्र में भी 1 लाख के करीब रोजगार देने का वायदा हुआ था 1 वर्ष में, और गारंटी में भी देखिए इसी बात का उल्लेख वहां पर किया गया था। लेकिन अब इसे अलग अलग करने की बात यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक सवाल और खड़ा किया है कि आखिरकार कितने लोगों को अभी तक नियुक्तियां दी गई है। तो संख्या इसमें पहले भी सामने आई थी, वो 750 के करीब थी जिन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से आज एक और आंकड़ा रखा गया है, एक बार फिर से वही आंकड़ा दोहराया गया है जो कि पहले भी वो कह चुके हैं कि 20,000 के करीब पद भर लिए गए हैं या फिर प्रोसेस शुरू हो चुका है इन पदों को भरने के लिए। ये जो 20,000 नौकरियां हैं ये सरकारी क्षेत्र में ही दी जा रही हैं। इसमें वो पुलिस भर्ती भी काउंट कर रहे हैं, वन मित्र भर्ती भी काउंट कर रहे हैं, यानी कि सरकारी क्षेत्र में फिर भले ही चाहे वो अस्थायी तौर पर नौकरियां दी जा रही हो, लेकिन काउंट इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इन भर्तियों को भी किया जा रहा है। अब इस बात से एक तरह से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया, तो उन्होंने सदन के भीतर भी नारेबाजी की थी। और जब यहाँ चुनावी घोषणा पत्र को और गारंटी को अलग अलग रखने की बात मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कही गई, तो इस पर भी कई तरह की टिप्पणियां विपक्षी नेताओं की ओर से की गई। तो देखिए आज ये रोजगार को लेकर सदन तपा है, किस तरह का माहौल बना रहा, ये जानकारी हमने आपको दी। इसके बाद फिर बल्क ट्रक पार्क को लेकर भी सवाल उठाया गया था, और ये भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया था। जब इस पर मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब दिया तो उस जवाब से सहमत नजर नहीं आया विपक्ष, और इन्होंने फिर वॉकआउट कर नारेबाजी भी की, एक तरह से सदन से बाहर ये आ गए थे, जिसमें इनकी ओर से आरोप ये लगाया गया कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पूरे प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा लापरवाही की है। हालांकि ये बल्क ट्रक पार्क और इसके अतिरिक्त जो दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क है, दोनों को लेकर ही यहाँ पर सवाल उठाए गए थे और दोनों प्रोजेक्ट्स में लापरवाही बरती गई है। ये बात विपक्षी नेताओं ने कही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के कुछ एक करीबी हैं जो कि इसमें भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की जा रही है। हालत ये है कि कुछ एक उद्योगपति यहाँ से अपना पूरा कारोबार समेटकर बाहर निकल गए हैं। हिमाचल में कोई भी बड़ा उद्योगपति अब अपना उद्योग स्थापित करना ही नहीं चाहता है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बना दी गई हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का आखिरकार वो क्या जवाब था जिससे नाराज होकर सदन से बाहर ये विपक्षी नेता आ गए थे, ये भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि बल्क ट्रक पार्क की बात हो या फिर मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो, सरकार इसमें अपने शर्तों के अनुसार ही
ही काम करेगी। इससे पहले बिजली पानी कौड़ियों के भाव बेचा गया और हिमाचल को उतना फायदा हुआ नहीं। इस बात से नाखुश विपक्ष के नेता हो गए थे और सदन के बाहर आ गए। हालांकि उद्योग मंत्री ने जो जवाब में कहा था, उनका ये मानना था कि 1923 करोड़ के इस पार्क में 1000 करोड़ केंद्र सरकार देगी और 275 करोड़ मिल भी चुके हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने यह आग्रह किया कि औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो केंद्र सरकार की निगरानी में इस प्रोजेक्ट को हमसे वापस ले लिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले एक बात ये कही थी कि कुल मिलाकर पूर्व सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचने की कोशिश की थी। ये 2 से 3 वाक्य जब मंत्री की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से कहे गए तो फिर सदन से वॉकआउट किया गया विपक्ष की ओर से। पेंडिंग रिजल्ट पर विक्रमादित्य सिंह की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने सदन में ये कहा, चाहे बात पोस्ट कोड 817 से संबंधित हो या फिर बात शिक्षकों से संबंधित हो, ये सभी मसले जल्दी निपटा लिए जाएंगे क्योंकि पिछले 4 वर्षों से ये मसले लंबित हैं और 4 सालों में से 3 साल तो भाजपा के थे जिन्होंने इन समस्याओं को निपटाने में कोई भी सहयोग नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो इन सभी मसलों को जल्दी निपटा दिया जाएगा और ये जो भर्तियों वाले मसले हैं इन्हें खत्म किया जा सके, इसीलिए तो कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से और वो खुद यानी कि विक्रमादित्य खुद भी इस कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य हैं। तो जल्दी इसकी पहली बैठक होगी और इस पूरे मामले को हल किया जाएगा। कैसे उन पोस्ट कोड्स में रिजल्ट घोषित करना है जिन पर एफआईआर दर्ज है, इस बात पर सोच विचार किया जा रहा है। इसलिए युवाओं को भी धैर्य रखने के लिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया है। एक तरह से हिदायत उन्होंने युवाओं को दी है कि थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया है तो अब जल्दी ही पहली बैठक बुला ली जाएगी और फिर कोई ना कोई डिसीजन निकलकर सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी एक तरह से लोकसभा चुनावों से पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। सभी जानते हैं अभी हाल ही में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने इस्तीफा देने पर एक सोशल मीडिया में पोस्ट साझा किया था। ये मंडी से जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इनकी ओर से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि इनके बजाय विरोधियों को पद दिए जा रहे हैं, इनकी अनदेखी हो रही है और जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाई थी विधानसभा चुनाव के वक्त, उन्हें तवज्जो दी जा रही है और इसी बात से ये नाखुश हैं। तो प्रतिभा सिंह इनसे मिलने गई थी जब उन्होंने प्रकाश चौधरी की कार्यकारिणी से या बाकी कार्यकर्ताओं से भी वहां बात की तो यही बात उनके सामने आई है कि सच में इनकी अनदेखी हो रही थी और जो इनके विरोधी हैं उन्हें पद दिए जा रहे थे, जिस वजह से ये नाराज हो गए हैं। हालांकि अब माना यह जा रहा है कि प्रकाश चौधरी को एक तरह से प्रतिभा सिंह ने मना लिया है और इस पूरे मुद्दे को वो मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष भी रखने वाली हैं। पार्टी और जो सरकार है वो तालमेल बनाकर चले, यह आग्रह एक बार फिर प्रतिभा सिंह की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष किया जाएगा। इससे पहले भी ऐसा ही देखने में आया है जहां कुछ पार्टी के नेताओं की ओर से या बड़े पद अधिकारियों की ओर से यह दावा किया गया है कि उनकी अनदेखी हो रही है और प्रतिभा सिंह ऐसे नेताओं के फेवर में सबसे ज्यादा नजर आई हैं। कई दफा हाईकमान से भी इस बात को उठा चुकी हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष भी रख चुकी हैं। एक बार फिर ऐसा ही मसला ये उठाने जा रही हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ एक नेता नाराज हो गए हैं कांग्रेस में, आखिरकार उन्हें कैसे मनाया जाता है, क्योंकि प्रतिभा सिंह की ओर से यह भी स्टेटमेंट दी गई है मीडिया को कि ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं अगर इतने बड़े पदाधिकारी ही रूठने लग जाएं, क्योंकि बूथ स्तर पर इन्होंने ही काम करना है और कार्यकर्ता भी कुछ एक नाराज हैं, लेकिन जिसने जितना काम किया है उसका फल उसे मिलकर रहेगा और इसीलिए ये बात अब मुख्यमंत्री के समक्ष भी वो उठाने वाली है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों पर अब आना चाहेंगे। दरअसल इनका हैजार्ड अलाउंस बंद कर दिया गया है। ये एक तरह से रिस्क अलाउंस इन्हें दिया जाता है जो कि प्रति माह 500 से 600 रुपए के करीब रहता है, लेकिन ये बंद किया गया है। इस पर नाराजगी इन्होंने व्यक्त की है। इनका ये कहना है कि पहले ही इनका पे स्केल बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे में रिस्क अलाउंस भी बंद कर दिया जाएगा तो कैसे ये गुजारा करेंगे। हालांकि ये फायर ब्रिगेड के वो कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रहते हैं तो सच में इनका पे स्केल बहुत कम होता है और ऐसे में इनका हैजर्ड अलाउंस भी बंद कर दिया गया है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जब भी इन्हें किसी समस्या से निपटना होता है तो उसके लिए वर्दी इनके पास बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। हालांकि वर्दी से संबंधित कोई भी चीज़ें इन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा फायरमैन, चालक और लीडिंग फायरमैन के भी काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है और इस वजह से ये मानसिक तौर से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है तो अतिरिक्त कार्यभार इन पर रहता है। तो एक तरह से दो मांगे इनकी हम कह सकते हैं। एक तो ये कि जो इनका हैजर्ड अलाउंस है वो बंद नहीं होना चाहिए, उसे जारी रखा जाए, जो इन्हें एक तरह से रिस्क अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। और दूसरी बात ये भी इन्होंने कही है कि जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए।
देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर आज हम नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये बात हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर हिमाचल हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कई मामले राज्य सरकार हार चुकी है। लेकिन अब इस पॉलिसी के विकल्प के तौर पर नया रास्ता निकाला जा रहा है। सरकार की ओर से एक नई नीति तैयार की जा रही है ताकि सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्तियाँ की जा सके और उसमें ये सीनियरिटी का लाभ फिर कर्मचारी ना मांग सके। दरअसल अभी देखिए, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर सामने आए उसमें यही कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को भी सीनियरिटी के लिए काउंट किया जाए। तो कर्मचारियों की तो जीत हो रही है, लेकिन सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इसलिए अब यहां विकल्प ही कुछ और ढूंढा जाए, इस बात पर सोच विचार सरकार की ओर से हो रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज कमेटी बनाई गई है। इसमें वित्त, विधि विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कार्मिक विभाग के सचिव को तो ये भी कह दिया गया है कि वो गुजरात मॉडल पूरा स्टडी कर ले, वहां पर भर्तियों को लेकर किस तरह के रूल्स रहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी वहां की आखिरकार किस तरह की है। इससे पहले देखिए, क्योंकि राज्य सरकार आयुर्वेद से शीला देवी और सिविल सप्लाई से ताज मोहम्मद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तक यहाँ पर केस हार चुकी है और सभी केसेस में यही कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को ज़रूरी है सीनियरिटी में काउंट किया जाए। अब सरकार करना नहीं चाहती है तो लाजमी सी बात है कुछ और विकल्प इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो अब नई नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। गुजरात मॉडल को स्टडी करने के लिए कह दिया गया है। एक संकेत यहाँ से मिल गया है, गुजरात में जिस तरह की व्यवस्था है भर्तियों को लेकर, शायद वैसी अब हिमाचल प्रदेश में अपनाई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के मैटर में, ये अब हम कह सकते हैं। देखिए, डेंटल और आयुष डॉक्टरों को भी एक बड़ा झटका है। एमपीएच करने के बाद भी अब प्रोग्राम ऑफिसर के लिए इन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बात स्पष्ट हो चुकी है और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक थी उसमें ये सहमति बन गई है। हालांकि यदि ये जो एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये एमपीएच कोर्स करना चाहे तो इन्हें रोका नहीं जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ या अन्य राज्यों में जो संस्थाएं बनी हुई हैं और वहाँ से इन्हें रिकमेंड के लिए अनुमति दे दी जाएगी, तो ये जाकर अपना एमपीएच कोर्स कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम ऑफिसर के लिए देखिए इन्हें यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाहरी राज्यों में भेजने के लिए भी अनुमति इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये कोर्स हिमाचल में नहीं होता है। इसके अलावा डॉक्टर की कैडर स्ट्रेंथ और स्पेशलिस्ट कैडर अलग करने पर भी एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। मेडिकल कॉलेज में एडिशनल डायरेक्टर अब प्रिंसिपल की अनुमति से 50 लाख तक का खर्च भी कर सकेंगे। ये तीसरा फैसला है। मेडिकल कॉलेज में जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं वो प्रिंसिपल की अनुमति से लगभग 50 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। और दूसरा फैसला, ये हमने कमेटी को लेकर आपको जानकारी दी कि जो कैडर स्ट्रेंथ और स्पेशलिस्ट कैडर वाले डॉक्टर्स हैं उन्हें अलग करने पर एक कमेटी भी यहाँ पर तैयार कर दी गई है। तीसरा डिसीजन एमपीएच को लेकर था कि जो एमपीएच करने के बाद भी अब डॉक्टर्स को प्रोग्राम ऑफिसर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ ही सहमति बनी है मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि इनकी बैठक थी। देखिए, लोकसभा चुनाव घोषणा को लेकर भी अगर जानकारी दे तो ये आज ही, क्योंकि बिहार के पटना में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जिसके बाद संकेत ये मिले हैं कि 9 मार्च के आसपास चुनावों को लेकर घोषणा की जा सकती है। ठीक उससे पहले चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को सभी होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एडवांस में ही ये होर्डिंग्स हटा दी जाए, ये बात कही गई है, क्योंकि जैसे ही यहाँ चुनाव की घोषणा होगी ठीक 24 घंटे के भीतर फिर ये होर्डिंग्स हटाने होंगे। वेबसाइट पर जो भी नेताओं की, मंत्रियों की फोटोज़ लगी हुई हैं उन्हें हटाने की भी यहाँ बात हुई है। तो ये तैयारियां पहले ही कर ली जाए, इसलिए चुनाव आयोग की ओर से जिला प्रशासन की मशीनरी को नोटिस जा चुका है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर आना चाहेंगे, बहाल कर दी गई है। पूर्व जयराम सरकार में क्योंकि जेबीटी एंड सीएनवी के लिए जो संशोधन हुआ था उस पर रोक यहाँ कांग्रेस सरकार ने लगा दी थी, जिसके बाद से लेकर ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बहाल ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये ट्रांसफ़र बहाल कर दी गई है। हालांकि पिछली कैबिनेट में ये मैटर जब भेजा गया तो इस पर कोई चर्चा हुई नहीं, लेकिन अब सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है और अनुमति मिलने के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की वर्तमान पॉलिसी को बहाल कर दिया है। तो शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर हम कहना चाहेंगे। सुन्नी कॉलेज में छात्र संगठनों की ओर से झड़प का मामला सामने आया है। इसमें एक युवक के चेहरे पर वार किया गया, बहुत ही खतरनाक हथियार के साथ। गहरी चोट उसे आ गई है। अभी क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार भी चल रहा है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। छात्र संगठनों के ये 2 छात्र नेता थे, आखिरकार क्यों उन्होंने एक दूसरे पर वार किया। और आए दिन कॉलेजेस में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो अभिभावकों का भी विश्वास उठ जाता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए छात्रों को भेजा गया है, लेकिन वहां पर ये केवल राजनीति करना सीख रहे हैं।
एसएमसी शिक्षकों को लेकर आज भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्राक्टा की ओर से भी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें चेतन ब्राक्टा का ये कहना है कि लगभग 25 से 30 दिन होने वाले हैं इनके पेन डाउन स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया रेगुलर पॉलिसी के लिए। कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया है, जिसमें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अध्यक्ष हैं और वो बार बार कहते हैं कि कैबिनेट में मामला ले जाया जाएगा, लेकिन ये सिफारिशें अभी तक कैबिनेट में नहीं रखी गई हैं। तो कितना ज़्यादा इंतजार एसएमसीज को करना होगा। ये वो शिक्षक है जो कि दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जल्दी ही अभी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, ठीक उससे पहले इनका पेन डाउन स्ट्राइक पर जाना बच्चों की पढ़ाई सफर होगी, इस बात की ओर भी संकेत करता है। अभी 2555 के करीब एसएमसीज हैं, ये परिवार समेत सड़कों पर उतर गए हैं और अब तब तक अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे जब तक रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बन जाती। ये भी इनकी ओर से चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।